हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। तो कौन कौन से आर्थिक पहलू थे जो 1857 के आर्थिक कारण बने, कारण बने, तो उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो 1857 की जो क्रांति के आर्थिक कारण कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने इससे पहले जो पढ़े थे, जो मुख्य रूप से कितने जो दीर्घकालीन, मुख्य रूप से इसमें एक अल्पकालीन कारण थे और दीर्घकालीन। तो दो टाइप के कारण थे जो स्वतंत्रता जो 1857 की क्रांति के कारण बने। तो हम दीर्घकालीन के ऊपर बात कर रहे थे। इससे पहले हमने कौन कौन से पे चर्चा करना हमने और किस पे कर लिए। तो पहले हमने सबसे पहला था प्रशासनिक और राजनीतिक। प्रशासनिक एवं राजनीतिक कारण ये हमने देखा था। दूसरे हमने क्या देखा था? प्रशासनिक एवं राजनीतिक कारण। दूसरे हमने देखा था कि धार्मिक एवं सामाजिक कारण, ये हमने पढ़ा कारण। तीसरे जो हमने देखा, जो तीसरे हम जिस पे बात करेंगे, सैन्य कारण। ये थे कारण जो 1857 की क्रांति के कारण। और चौथे की बात करें तो चौथे में आप देखोगे सैन्य कारण, और सैन्य के बाद आप देखोगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, ठीक है। इसमें और पांचवें पे आप देखोगे तो कुछ अन्य कारण है, कुछ अल्पकालीन उस समय के जो कारण थे, अल्पकालीन कारण, कुछ अन्य कारण। ये कारण होते जो स्वतंत्रता संग्राम को जन्म देते 1857 की क्रांति का। तो हम इसके बारे में कल लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ लेते, प्रशासनिक एवं राजनीतिक। अब जो अगला अध्याय होगा हमारा धार्मिक एवं सामाजिक और सैन्य और आर्थिक। इससे पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये कुछ ज्यादा ही। आर्थिक कारण, तो आर्थिक के ऊपर हम विचार करेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा धार्मिक करेंगे, सैन्य करेंगे, और अल्पकालीन, और जो अल्पकालीन भी कर लेंगे और अन्य कारण भी कर लेंगे। ये सारे को आज हम समझेंगे, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो हमारा जो है आर्थिक कारण, हम कौन सा स्टार्ट करें? आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में देखोगे कौन कौन से, इस पे जो पढ़ना है हमने आर्थिक कारण में, इनमें जो आप पढ़ोगे आर्थिक कारण में जो चीज है, इसमें कृषि एक मुख्य रूप से आर्थिक कारण है। कृषि के बारे में पढ़ेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था। दूसरा हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा निवेश की नीति पढ़ेंगे, मतलब अंग्रेजों की निवेश की नीति क्या थी, निवेश की नीति। और चौथा जो हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग, निवेश की नीति, और जो होगा नौकरी से भी कुछ, मतलब एक कारण, नौकरी संबंधित कारण होते हैं, और कुछ मतलब जो हमारा कला संस्कृति वगैरह इनका पतन होता है, ये भी हमारा आर्थिक कारण ही के ऊपर आता है। कौन सा? कला संस्कृति कारण, ये भी एक आर्थिक कारण, इनका पतन होता, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके बारे में चर्चा हमारा सैन्य जो आर्थिक कारण है हमारा कंप्लीट होगा। तो इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। कौन से वे आर्थिक कारण में कृषि कारण आते हैं जो कृषि अर्थव्यवस्था को नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? कृषि अर्थव्यवस्था। तो कौन से ऐसे कारण होते हैं? कृषि वाले। तो कृषि में देखोगे दो तरीके से कृषि को नष्ट करते हैं। कौन सा? दो तरीका आप देखोगे। एक तो होता है, एक जो तरीका होगा भू राजस्व प्रणाली। एक जो तरीका भू राजस्व प्रणाली। अब दूसरा जो होता है, एक तो भू राजस्व प्रणाली होता है, और दूसरा इसकी जो कृषि अर्थव्यवस्था होती है। पहला जो अर्थव्यवस्था होती है, पहला जो तरीका होता है भू राजस्व प्रणाली, और दूसरा जो हम दूसरी जिस पे बात करेंगे वो होता है कृषि का वाणिज्यिकरण। वाणिज्यिकरण, ये कारण होते हैं।
जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को तहस नहस करते। तो भू राजस्व प्रणाली में आप देखोगे, आपको देखो सब कुछ आप समझ में आ रहा होगा एकदम क्लियर। भू राजस्व प्रणाली में देखोगे दो तीन तरीके से कृषि को नष्ट करते हैं। कृषि को किस तरह नष्ट करते हैं? तीन तरीके से। आपको एक पता होगा अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, अस्थायी बंदोबस्त एक ये कर प्रणाली द्वारा। दूसरा जो होता है एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था। ये अगर हमारी लास्ट क्लास आप देख रहे होंगे पिछली वीडियो, तो आपको पूरा समझ में आएगा अस्थायी बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, महालवाड़ी क्या है। तो अब देखोगे भू राजस्व प्रणाली के जरिए जो कृषि को तीन भू राजस्व प्रणाली अंग्रेजों द्वारा जो लागू की जाती है, एक तो अस्थायी बंदोबस्त होता है, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था। जो अस्थायी बंदोबस्त इसमें देखोगे तो जमीन का जो इसका संपत्ति होता है, इन जमीन का जो भू स्वामित्व, जमीन का स्वामित्व इसमें जमींदार को बनाया जाता है। किसको? जमींदार को। जमींदार इनमें जो अस्थायी बंदोबस्त में जो इसमें स्वामित्व होंगे जमीन का, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार होंगे। और रैयतवाड़ी में देखोगे इसमें कौन, अस्थायी बंदोबस्त कौन होंगे? जमींदार। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखोगे इसमें रहेगा किसान, इसमें रैयत ही रहते हैं, रैयत ही रहते हैं। और दूसरा जो महालवाड़ी में देखोगे इसमें ग्राम के मुखिया, ये इनको वसूली का काम दिया जाता है, और ये इनको डायरेक्ट खुद ही मतलब वसूल करके उनको टैक्स भेजना होता था, और इसको जमींदार। इस तरह जमीन और इनमें कमियां क्या हो जाती, इनकी जो करें होती है बहुत हाई होती है, मतलब एक निश्चित होती है। करें क्या होता है? निश्चित। और कर जो है इसकी निश्चित होती है, और जो वसूलने का जो तरीका बड़ा कड़क नीति होता है, कड़क रूप से वसूलना ही इनका गलत साबित हो जाता है। और चाहे ठंडी रहे, गर्मी रहे, चाहे बारिश हो या ना हो, मानसून की सफलता या असफलता, कुछ में भी इसकी कर निश्चित एक निर्धारित जो की गई थी 1790 में, वही कर प्रणाली अगले जब तक ये अस्थायी बंदोबस्त रहेगा तब तक चलते रहता है। इसकी वजह से किसान की अर्थव्यवस्था, किसान तहस नहस हो जाते हैं, ठीक ना, अंत उसको फाइनली अपना जमीन उमीन छोड़नी पड़ जाती है। और रैयतवाड़ी में देखोगे क्या कमी पड़ जाती है, इसमें देखो ना चाहते भी अंग्रेज को भी एक चीज जन्म लेता, वो होता है जो इनमें जो आपको देखो जो होता है, इसमें देखोगे साहूकार जन्म ले लेता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक चीज आप कभी देखो, साहूकार जन्म लेते। कौन? साहूकार मतलब टैक्स देते थे किसानों का, जो किसान साहूकार से ऋण लेते थे या लोन लेते थे, वो कभी चुकता नहीं कर पाते थे, फाइनली उनको अपना जमीन बेचना पड़ जाता था। इसमें मुखिया देखो इसकी कर जो है ना निश्चित नहीं थी, 80% तक टैक्स लग जाती, इसकी वजह से डायरेक्ट किसानों पे पड़ता था और किसान तहस नहस हो गया, ठीक है ना। ये था हमारी, इस तरह से हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को जो भू राजस्व प्रणाली के जरिए नष्ट किया गया। तीसरा हम देखेंगे, दूसरा इसी में देखोगे तो दूसरा इसी में देखो कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का किस तरह वाणिज्यीकरण करते हैं वो देखो। तो कृषि का व्यापारिक दृष्टिकोण से कृषि का प्रयोग करने लग गए। भारत में जो रीति, अब तो उसका जब भी अंग्रेज आए तो भारतीय हस्तशिल्प जो उद्योग, तो उनका जो हाथ से बनाई गई, जो बनाने वाले जो उद्योग हुआ करते थे, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमेशा तहस नहस हो गई, इनको खो दिया हम लोग जब अंग्रेज आए, क्योंकि अंग्रेज के आने के बाद उनकी नीतियां ही अलग होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद देखो क्या होता है, कृषि का वाणिज्यीकरण। इसमें जो कृषि को जो करते हैं खाद्यान्न वस्तु के लिए नहीं, बल्कि कृषि में नकदी फसलों का उपयोग करने लगते, इसके किसान की अर्थव्यवस्था और बेकार हो जाती, हालात और बेकार होती है। तो कौन कौन से होते हैं? तो एक कपास को वो यूज करेंगे, कपास को, है ना, अफीम, चाय, जूट, कॉफी, इन सबों का कृषि को करवाते, इन सबों की कृषि करने के लिए प्रेरित करते, मजबूर करते। कौन? अंग्रेज ये सब कृषि करने के लिए मजबूर करते। किसको? इंडियन किसान, किसको? इंडियन फार्मर को, जो भारतीय किसान होते हैं उसको मजबूर करते कि आप खाद्यान्न वस्तु की जगह कपास, अफीम, नकदी, इसको बोलते हैं नकदी फसलें। क्या बोलते हैं इसे? जिसमें नगद पैसा प्राप्त हो, नगदी फसलें। कौन सी? नगदी फसलें। कौन सी फसल? नगदी फसलें। इसमें डायरेक्ट किसान को डायरेक्ट आमदनी आती थी और एक बार डायरेक्ट पैसा प्राप्त हो जाता।
था, लेकिन इनको जो कपास उपजाते थे खाद्यान्न फसल को छोड़कर, उनके मुकाबले जो पैसा आना चाहिए वो कपास के इंडस्ट्री में, कपास के मतलब कृषि में नहीं हो पाती है, क्योंकि कपास अंग्रेजों द्वारा उनको मतलब लगाया जाता, कपास अंग्रेज उपजाया करते करवाया करते थे, और अंग्रेज का ज्यादा दृष्टिकोण होता था किसी तरह लाभ अर्जित करना, और इससे हाई मतलब कम रेट पर कपास खरीदते थे और ये इंडस्ट्री मतलब इंग्लैंड भेजते थे। तो इसमें इसका कैसे कृषि का वाणिज्यकरण हुआ, तो कपास से तो इन्होंने क्यों इसको कृषि करवाए, क्योंकि यहाँ से कपास को कच्चा रेशा कच्चा के रूप में जाते था, वहां से वस्तु को निर्माण करके भारतीय बाजार में बेचते थे। अब बता अफीम और चाय, अफीम चाय की कृषि की बात करें तो चाय की कृषि अक्सर चाइना में होती है, अफीम की कृषि इंडिया में करके हम अफीम चाइना को दे देते और चाय वो हमको दे देते, तो हमें अफीम के बदले वो चाय दे देते और हम उनको चाय के बदले अफीम दे देते। इस तरह से बहुत अच्छा अंग्रेजों का व्यापार चल रहा था। और जूट आप देखो बांग्लादेश और बंगाल के क्षेत्र में जूट भी अच्छा कृषि होता है, और कॉफी। इससे फाइनली हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि इससे ये अंग्रेज उद्देश्य होता है अपने अपने उद्देश्य के लिए होता है, इससे टैक्स भी नहीं उसको मतलब ज्यादा का नहीं उछला पाता था, और उसकी जो जिस क्षेत्र में कपास अधिक होता वहां के लोग और गरीब हो जाते थे, वहां के किसान, और उनको क्योंकि कपास पहले होता था, कपास उपजाऊ करते थे तो पहले खरीदने वाले लोग बहुत हुआ करते, क्योंकि राजा महाराजा का समय हुआ करता था, और राजा महाराजा रोज लोग अक्सर उस समय उद्योगपति हुआ करते थे, और राजा महाराजा लोग के समय में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो बहुत हमारे मतलब पीक पे थी, तो हस्तशिल्प उद्योग, क्योंकि उनको पेंट जो हाथ से बनाई गई वस्तु पसंद थी और उस समय डिमांड भी थी, इंडस्ट्री में उसका मतलब ज्यादा मांग भी था, तो उस समय लेते थे उद्योगपति हमारे कपास को। लेकिन अब तो सिर्फ अंग्रेज खरीदार है, तो अंग्रेज तो ही लेंगे सिर्फ, तो हमें अंग्रेज को ही बेचनी पड़ेगी। जब आपको पता है खरीदने वाला 1000 हो और जो खरीदने वाला 1 हो और बेचने वाला 1000 हो, तो क्या होगा, कीमतें हमेशा हमको प्रॉफिट कम होगी ना, मतलब हमेशा वस्तु की कीमतें कम हो जाएगी। इसलिए यही होता था, खरीदने वाले अंग्रेज हुआ करते थे और बेचने वाले लाखों किसान हुआ करते थे। इसकी वजह से हमारी कपास की, इसकी वजह से हमारा कृषि का वाणिज्यकरण की वजह से भी हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। तो ये हमारा था कृषि वाले उद्योग चैप्टर को हम समझ लिए। अब जो हमारा सेकंड उद्देश्य होगा उद्योग, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को कैसे, इंडस्ट्री में क्या ऐसा हुआ कि इनके कारण से स्वतंत्र संग्राम की क्रांति को जन्म दिया। तो इंडस्ट्री में देखोगे अब क्या होता है, इंडस्ट्री उद्योग में आप देखो, अब हम दूसरा जो बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में, किसका, उद्योग। उद्योग में 2 चीज की बात करें, क्या, तो इनका जो एक में होता है, इसका क्या होता है, कच्चे माल, इनका जो उद्देश्य होता है अंग्रेजों का, कच्चे माल क्या होता था, कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तु का आयात, निर्मित वस्तु का आयात, ये इनका उद्देश्य हुआ करता था। मतलब कच्चे माल जो यहां रहेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी जूट हो, खासकर कपास, इनकी कच्चे माल जो कपास, कच्चे कपास को सीधे इंग्लैंड में ले जाते थे और इंग्लैंड से निर्मित वस्तु को यहां पे लाके बेचते थे। ठीक है, एक का पहला काम था यहां की निर्मित वस्तुओं का आयात, मतलब निर्मित वस्तु वहां से बनाकर आयात करते थे। अब इससे हुआ क्या कि भारतीय जो क्षेत्र में जो इंडस्ट्री थी, जो छोटे छोटे उद्योग थे, उनका पतन होना शुरू हो गया। कैसे, अब बताओ, वो ब्रिटेन से निर्मित वस्तुएं हैं जो 24 घंटे में हजारों वस्तु निर्मित करेंगे, और ये 24 घंटे में 1-2 वस्तुएं निर्मित करेगी, तो इनकी मेहनत ज्यादा है तो इनकी लागत ज्यादा होगी। और ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं की कीमतें भी कम हुआ करती थी और खूबसूरत लगती थी, बल्कि क्वालिटी के मामले में इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट से जो निर्मित वस्तुएं थी, जो वस्त्र वगैरह हुआ करते थे, वो अच्छी क्वालिटी की हुआ करती थी। और इस क्वालिटी का पकड़ सिर्फ राजा महाराजा अपने दरबार में करते थे, दरबार जब लगते थे उस समय उनका बहुत डिमांड था। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद ये इनकी डिमांड कम हो गई और इनकी उद्योग पतन हो गई। तो जब यहां से ले जाते थे कच्चे माल, वहां से निर्मित वस्तु को भात मिलाते थे और भात में बेचते थे और लोग आसानी से खरीद लेते थे, क्योंकि इंडियन से निर्मित जो इंडिया से हैंडीक्राफ्ट से निर्मित वस्तु ज्यादा महंगी पड़ती थी। देखो कैसे टैक्स कैसे लगाते थे, टैक्स का मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। मलमल एक होता था, मलमल कौन, मलमल एक आती थी वस्तु, ये वस्त्र हुआ का मलमल, इसमें लगाते थे अंग्रेज 27% टैक्स, इंडिया से जो जारी है। ठीक है, ये और एक चीज और बता रहा हूं, अब मलमल के बाद आप देखोगे किसको, तो मलमल में आप देखो सूती वस्त्र, सूती वस्त्र को देखो, सूती वस्त्र को इसमें लगाते थे वो 71% टैक्स। और रेशमी वस्तु, रेशमी अगर वस्त्र है तो इसमें सीधा सीधा 90%, 91% लोग 90% टैक्स लगाते थे। बताओ,
ये तो अंग्रेज का। अब जब अंग्रेज से जो निर्मित वस्तु है, जो अंग्रेजों विदेशों से, किससे, अंग्रेजों से जो निर्मित, अंग्रेजी सरकार ब्रिटेन से जो अंग्रेजों से, ब्रिटेन से निर्मित, ब्रिटेन से निर्मित वस्तु, इनकी क्या होती थी, ब्रिटेन से निर्मित वस्तु, ये क्या होती थी, वहां से जब आते थे तो यहाँ पे इसको 2.5% और ज्यादा ज्यादा 3.5% इसको टैक्स देना पड़ता था भारतीय लोग, मतलब इंडियन को ज्यादा। अब बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 या 200 रुपए की वस्तु है, फॉर 100 रुपए की अगर कोई वस्तु है, तो 100 में बताओ अगर यहां से निर्मित हुआ 100 और इनको विदेशों में जाके बेचा जा रहा है इंग्लैंड में, तो 100 अगर वो 27 रुपए मलमल की वस्तु तो 127 ऐसा हो गया, अगर सूती वस्त्र है तो 170 71 यही हो गया, अगर रेशमी वस्तु तो 190 हो गया। बताओ कौन खरीदेगा, यहाँ बिक रही 190 रुपए की वस्तु है ना, कितना 190, और यहाँ देखो 102 यार, मान लीजिए 103 रुपए की वस्तु बस बिक्री, वही चीज, तो कौन खरीदेगा, इंडियन लोग ऐसे तो 190 वाले खरीदेंगे 103 वाले में, तो करेंगे 103 वाले वस्तु को। तो इसी तरह अंग्रेजों ने इंडस्ट्री को भी खत्म कर दिया। देखें तो ये है हालात इंग्लैंड की और ब्रिटिश वासियों की, ब्रिटेन वासियों की, किस तरह इंडस्ट्री को खत्म करते हैं। और अब हम आते हैं निवेश की नीति क्या थी, उसके बाद हमारा नौकरी रहेगा, उसके बाद हमारा कला संस्कृति को कैसे पतन करते हैं। तो निवेश की नीति में देखोगे, निवेश की नीति में क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। कौन सा निवेश की नीति, इसको पढ़ते हैं, कौन सा निवेश की नीति। तो हमारा निवेश की नीति, तो निवेश की नीति, निवेश की नीति में आप देखोगे अंग्रेज किस तरह इसको पतन करता है। निवेश उस समय जो अक्सर जो 1850 40 50 60 के दशक में देखोगे, रेलवे डाक का आविष्कार होने लगता है, किसका, रेलवे डाक बैंकिंग और भी जो सेवा सेक्टर होते हैं उनका आविष्कार होने लगता है। और इसमें बोलते हैं भारतीय उद्योगपतियों को कि अगर आप 5% भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो उद्योगपतियों से बोलते हैं कि 5% आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, 5% आप इन सब में इन्वेस्ट कर दे, रेलवे डाक बैंकिंग वगैरह में, और वो 5% इन्वेस्टमेंट करिए, आपको ज्यादा अगर इनका प्रॉफिट होगा तो आपको दिया जाएगा इसको प्रॉफिट। हुआ क्या कि भारतीय उद्योगपतियों जो संपत्तिवासी जो लोग थे, जिसके पास धनी व्यक्तियों ने इन्वेस्टमेंट किया रेलवे में, डाक ने में, बैंकिंग में किया, और उन 5% अपने जो भी हो गया और बोले कि फायदा जो है ना और आपको प्रॉफिट दिया जाएगा इससे ज्यादा। अब यहां से इन लोगों की वस्तुएं जो पैसे थे ये ले गए ब्रिटेन, मतलब कुछ फायदा हुआ, जो हुआ इनको मिला या ना मिला इनसे कोई मतलब, लेकिन यहां से इनका उद्देश्य था यहां से इनकी प्रॉफिट को इंग्लैंड ले जाना, और यहां से जो भी रेलवे से फायदा होते थे, डाक से, बैंकिंग के, ये इंग्लैंड में ले जाके इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री जो भी है, एग्रीकल्चर, कृषि वगैरह जो भी क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट करके उसका विकास करते थे। देखो इसी को जो इतिहासकार बोलते हैं धन बहिर्गमन सिद्धांत, धन का बहिर्गमन हो रहा है, हमारे क्षेत्र से धन को विदेश ले जाकर वहां पे इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जा रहा है। तो इन्हीं को इतिहासकार लिखते हैं धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ठीक है ना। तो रेलवे डाक, और ये इसी वजह से निवेश की नीति, ये इसकी निवेश की नीति, ठीक है, हम निवेश की नीति भी समझ लें। अब नौकरी के बारे में पढ़े, नौकरी क्या था, नौकरी के बारे में पढ़ते। नौकरी में क्या होता था कि अक्सर नौकरी में भर्ती जो हुआ करती थी ब्रिटिश और इंडिया में, ब्रिटेन से जो अंग्रेज में और भारत में, तो अंग्रेज 5.1 इस टाइप मानिए, मतलब 5 अगर इंडियन रहेंगे तो 1 अंग्रेज रहेगा, ये तो भर्ती दे दिए। देखो यहाँ आपको समानता, जबकि समानता 2.5 2 यहाँ है तो 2 यहाँ होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए ना। तो देखो कितना अंतर है। और दूसरी बात, अच्छे पदों पे पदासीन व्यक्ति कौन होते थे, अंग्रेज। प्रमोशन में गोरे लोग की, मतलब गोरे लोग की आगे बढ़ती थी, वेतन गोरे लोग को, मतलब फिरंगियों अंग्रेजों को, ठीक है ना। और इनको क्या चीज में नौकरी में रखा जाता था, तो चपरासी की, कलर की, जूते पॉलिश, ड्राइवर, इतने निचले स्तर पर इनको नौकरी में रखा जाता था। किसमें, मतलब छोटे छोटे काम में। अगर कोई अधिकारी का मतलब कोई सर्वेंट के तौर पे, कोई किसी के तौर पे किसी का सेवा करना, इस टाइप से बहुत उनको ज्यादा थी, कभी कभी बहुत कड़ा कड़ा दंड भी देते थे। इसकी वजह से नौकरी भी एक है जो हमारा ये जो आर्थिक सेक्टर में आता है, नौकरी की वजह से भी एक कारण बनता है। यहाँ के लोग जो कर्मचारी होते हैं ये भी विद्रोह करने में योगदान लेते हैं, ये भी अपना फाइनेंशियल छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं और विद्रोह करने लगते हैं। तो नौकरी हम पढ़ लिए। अब आते हैं लास्ट, कला संस्कृति, बड़ा इंपॉर्टेंट।
कला संस्कृति की बात करें हम, इसमें देखो कला संस्कृति जब राजा महाराजा हुआ करते थे, अकबर, बाबर, कला संस्कृति की बात करें इसमें देखो किस तरह इसको पतन करते हैं। कला संस्कृति, कला संस्कृति क्या होता है, जब अकबर हुआ करते थे, जब शाहजहां या बड़े मुगल बादशाह हुआ, बड़े बड़े जो मराठों में पेशवा वगैरह हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया था, उनको यह हमारी भारतीय कला मतलब भारतीय संस्कृति भाग जो इनका जो हमारा जो कल्चर है ना, कल्चर उनको पसंद आते थे और उनको इन कल्चर को जो भी एक गीत गिनाते थे, संगीतकार में मशहूर थे और अलग अलग डिजाइन कार में, चित्रकार में, अलग अलग कलाओं में मशहूर हुआ करते थे और उनको राजाओं महाराजाओं द्वारा पुरस्कार और दरबारों में गाया जाता था। इनको बहुत महत्व दिया जाता था कला संस्कृति को, उनकी पेंटिंग, उनकी पत्रकारिता, उनकी चित्रकारिता, ये विभिन्न प्रकार में मतलब मतलब कॉम्पिटिशन हुआ करता था, प्रतियोगिता, और उसको पुरस्कार मिलता था और उससे रोजगार चलता था उसका। और हुआ क्या, अंग्रेज के आते ही ये सारे के सारे क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार। तो हमारा किस टाइप से हुआ, तो हमारा आर्थिक रूप से देखे गए तो हमने इस टाइप से पूरा पढ़ा, कला संस्कृति का भी पतन हुआ। इस टाइप से हमने कितना धीरे धीरे अंग्रेजों ने किस तरह, अंग्रेज ने अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी जो वही पूरे संपूर्ण भारत जो अपनी नीति के अनुसार अलग अलग नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से भारतीय को पतन किया, भारतीय साम्राज्य को पतन कर दिया। और इसमें जो यही आर्थिक कारण बनता है, यही लोग आगे चल के 1857 का विद्रोह पे उतारू हो जाते। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमने आर्थिक रूप से जो कारण थे आर्थिक का हम पढ़ लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट जो में पढ़ेंगे इसका पढ़ेंगे धार्मिक एवं सामाजिक कारण, सैन्य, अल्पकालीन और अन्य कारण। ये अगले क्लास में पढ़ते हैं।